Hello students, today we are going to deal with history of class 10th. आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया और इसके बारे में जानेंगे कि क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। नाउ इस चैप्टर को करने पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम इसमें फ्रीडम स्ट्रगल एज सब्सिडरी टॉपिक कवर कर रहे हैं। असली टॉपिक जो है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है। इसी वजह से हम जो इंसिडेंट कवर कर रहे हैं वो 1920 से शुरू होकर 1932 तक ही जाएंगे मैक्सिमम। दैट्स इट। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ग्रू। एक ऐसी जगह से जिसमें मल्टीपल प्रोविंसेस हैं, मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स हैं। आपको बता दूं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे इंडिया में मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविंसेस भी थे। अब इतने डाइवर्स जगह को, इतनी डिवाइडेड जगह को किस तरह से एक सिंगल फीलिंग, एक नेशन की फीलिंग जो है वो जागनी शुरू हुई, सिर्फ उस चीज पे है हमारा चैप्टर। तो ऑब्वियसली ये फीलिंग जब जागनी शुरू हुई तो देखो, एक नेशन के लिए एक हीरो होना जरूरी है। जब सभी लोग किसी एक सिंगल पर्सन को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उनके बीच में एक एकजुटता की भावना, एक सॉलिडारिटी की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो हीरो हमारी कंट्री के लिए था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ एक इंसिडेंट ऐसे भी हैं जो चैप्टर में पूरी तरह से नहीं दिए हुए बट आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 1916 में गांधी जी आए थे और वो अपने साथ साउथ अफ्रीका से एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह लेके आए थे, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह। तो प्रॉपर डेफिनेशन और उसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। 1915 में गांधी जी आए थे और वो अपने साथ एक सक्सेसफुल सत्याग्रह का एक्सपीरियंस साथ में लाए थे। बट उनके साथ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों जुड़ पाई, इसके भी कुछ रीजन होंगे। वो रीजन बहुत सारे थे, एक नहीं था, बहुत सारे रीजन थे। तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए, 16 में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, देन अगले साल खेड़ा, देन अगले साल अहमदाबाद। एक कंप्लीट लिस्ट आपके पास डेट स्कीम में दे दूंगा आपको। बट अभी आपको ये जानना जरूरी है कि गांधी जी आते ही इतना ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कैसे कर पाए, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये एक अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश की, या कैसे वो कर पाए। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जब गांधी जी आए थे उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक चला और इसी दौरान गांधी जी इंडिया भी आए थे और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। इस टाइम पे बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से लोगों में वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो गांधी जी ने आकर सिर्फ उस गुस्से को चैनलाइज किया, एक नॉन वायलेंट वे दिखाया कि हाँ, इस तरीके से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। तो लोगों ने सुना कि हाँ, अब इन्होंने तो गुस्सा दिला रखा है तो इनको भगाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से गुस्सा आया? देखो, इंडिया की हालत बहुत खराब थी। वॉर के जितने भी एक्सपेंस थे, अब इंग्लैंड जो है एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो किसी भी तरह की वॉर में बहुत खर्चे होते हैं। वो खर्चे इंग्लैंड जो है अपनी कॉलोनी से निकाल रहा था, जिसमें एक प्राइम कॉलोनी थी इंडिया। इंडिया में टैक्सेस डबल कर दिए गए ऑलमोस्ट हर कमोडिटी पे, एक ये रीजन था। दूसरा, इसी टाइम पे विलेजेस में फोर्स रिक्रूटमेंट्स हुई थी। रिक्रूटमेंट्स का मतलब होता है जॉब के लिए भर्ती। तो लोगों को जबरदस्ती फोर्स में भर्ती किया जा रहा था और उनको उठा उठा के यूरोप में भेजा जा रहा था एक ऐसी जंग लड़ने के लिए जिनको ना वो वॉरफेयर के तरीके मालूम है इंडियंस को, ना प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी जाती है। सिर्फ उनको ये बताया जाता है कि हाँ, ऐसे गोली चलानी है और सामने जो दिखे मार दो बस। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि इंडियंस को वहां मरने के लिए लेके जाया जा रहा है और बहुत सारे इंडियंस, बहुत ज्यादा इंडियन ऐसे थे जो वापस भी नहीं आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था, इंडिया में सूखा पड़ा था, फेमाइन पड़े थे बहुत ज्यादा, क्रॉप फेलियर्स हुए थे, जिसके बाद भी ब्रिटिशर्स जो है टैक्सेस में किसी तरह की रियायत नहीं दे रहे थे।
अब इतना ज्यादा क्रॉप फेलियर के बाद भी आपको टैक्स देना जरूरी है, भले ही आपके पास पैसा हो ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। उसके अलावा और रीजन है इसी तरह के। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है, इसी तरह का एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उस समय भी फैला था। अभी वाला पैंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में है, उस वाला एपिडेमिक था वो इंडिया के कुछ पार्ट में था। बट ये देखिए कि फेमाइन, सूखे से और एपिडेमिक से ऑलमोस्ट 1.3 से लेके 1.4 करोड़ लोग मारे गए। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस के दिल में एक गुस्सा जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ वो ऑब्वियस था। इसी गुस्से का फायदा उठाते हुए गांधी जी एज अ हीरो इमर्ज हुए। उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया और हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की तरफ बढ़े। तो 1916 में गांधी जी गए चंपारण। उससे पहले कांग्रेस के सेशंस वो अटेंड करते थे। चंपारण में जाके उन्होंने इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए सत्याग्रह किया। वहां पे रहे 1 साल पूरी तरह से वो इश्यू को सॉल्व किया। उसके बाद उन्हें दूसरी रिक्वेस्ट आई खेड़ा से, जहां पे वो पेजेंट वर्कर्स जो है, पेजेंट्स थे जो वहां के, उनके पास गए। उन पेजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। नेक्स्ट ईयर 1918 में उन्हें अहमदाबाद के मिल वर्कर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई। वो वहां पर गए, उन्होंने पूरा का पूरा उनका इश्यू सॉल्व किया। यहां तक आप देख पा रहे हो कि गांधी जी हर सत्याग्रह को, ऐसा नहीं है कि वहां पर गए 2 महीने ऐसा भूख हड़ताल की, अंग्रेजों से बात मनवाई एंड चले आए, नहीं, वो प्रॉपर एक टाइम दे रहे हैं। और जो चीज आपके चैप्टर में नहीं लिखी वो ये है कि गांधी जी ने वहां पर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने का भी काम किया, लोगों को अवेयर किया, पर्सनल सैनिटाइजेशन और बहुत सारे और कार्यक्रम भी चलाए थे। बट आपको ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट हर जगह पे उन्होंने 1 साल लगाया। फिर आता है द इनफेमस ईयर 1919। कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ही हमने बैसाखी का त्योहार मनाया है। 13 अप्रैल वॉज द डेट, 13 अप्रैल 1919, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। यह हुआ है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के पास में बना हुआ है ये जलियांवाला बाग। अभी उसमें ऐसे स्टैचूज बना के उस चीज को अभी भी मेमोराइज किया जाता है। हुआ यह था कि बैसाखी का मेला मनाने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने उस समय पे लगा रखा था मार्शल लॉ, बिकॉज इंडिया में गांधी जी की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोटेस्ट वाली एक्टिविटीज बढ़ गई थी। सो मार्शल लॉ लगाने पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। बट वो लोग उस टाइम पे ऐसी न्यूज नहीं थी, उस समय पे ऐसा नरेंद्र मोदी ऐप वगैरह इस तरह की चीजें लाइक यूट्यूब वगैरह ये तो नहीं था कि हाँ हर एक इंसान के पास पहुंच जाएगा ना। अमृतसर, पंजाब, वो सारा ग्रामीण एरिया है, विलेजर्स वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके पास न्यूज नहीं पहुंचती थी। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, टीवी का इजाद हुआ नहीं था, रेडियो बहुत ज्यादा महंगे थे तो किसी के पास नहीं होते थे। वर्ड टू वर्ड न्यूज कितना ही फैल सकती है। तो लोग इकट्ठे हुए, बट वहां पर जनरल डायर नाम के एक इंसान ने ओपन फायर करवा दिया। वहां पर एक ही एंट्रेंस था उस पूरे मैदान का, जिसमें वो लोग आ गए, उस एंट्रेंस को घेर लिया ताकि लोग बाहर ना जा पाए। और ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 300 लोग मारे गए, बट कैन बी मोर देन दैट। तो ये इंसिडेंट हुआ। अब इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वायलेंस पे उतर आए हैं, वो भी इतना बड़े रेट पे वायलेंस। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इस चीज को कर्ब करने के लिए गांधी जी डिसाइडेड कि ही विल लॉन्च अ सत्याग्रह, अ नेशन वाइड सत्याग्रह। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सत्याग्रह का डेफिनेशन बहुत इजी है, क्योंकि उन्हें बताना है कि दिस इज सत्य प्लस आग्रह। सत्य इज ट्रुथ, आग्रह इज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सत्य का आग्रह करना यानी कि रिक्वेस्टिंग द ट्रुथ फ्रॉम समबडी इज सत्याग्रह। नाउ द वेज टू रिक्वेस्ट इज कैन वेरी। अब आप डिसाइड कीजिए कि वो क्या वेज होंगे, बट यस, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट वायलेंट नहीं होती, ठीक है। नाउ ये जो नेशन वाइड सत्याग्रह है ये गांधी जी ने लॉन्च किया था मार्शल लॉ के खिलाफ। नाउ मार्शल लॉ वाज काइंड ऑफ अ कर्फ्यू जो वहां पे लॉन्च किया था। उसी कर्फ्यू या उसी मार्शल लॉ में ही, मतलब उसी के अंतर्गत, उसी के चलते जनरल डायर ने 300 लोग मार दिए थे।
सेइंग कि हाँ मैं एक मॉरल लेसन सिखाना चाहता था। नाउ दिस इज एन आयरनी ना, मॉरल लेसन सिखाने के लिए मोस्ट इमोरल काम कर दिया, ठीक है। सो मॉरल लेसन सिखाने के लिए जनरल डायर ने 300 लोग मार दिए। अब इस बात के लिए अगेंस्ट नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसमें यह मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया में अंग्रेजों की, वो इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से ही चल रही थी। इंडियन कॉपरेट कर रहे थे उनके साथ। लाइक उन्होंने ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम रखा गवर्नमेंट, तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, तो इंडियंस ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी थी। उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पे नौकरी मिल रही है, रेगुलर इनकम आएगी। अगर इंडियंस उनको कॉपरेट करना बंद कर दे तो अंग्रेज गवर्नमेंट चलेगी नहीं। लाइक अभी की गवर्नमेंट को अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दे तो गवर्नमेंट सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक भी इंसान वोट डालने ना जाए तो कैसे चलेगी गवर्नमेंट? बनेगी कैसे? किसी को वोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बनेगा। लॉज फॉलो करना बंद कर दे कि नहीं जी हम तो आपके लॉ मानते ही नहीं है। लाइक एक दो इंसान को मारपीट के शांत कराया जा सकता है, लेकिन कोई भी ना माने तो क्या करेंगे आप? तो कोई भी गवर्नमेंट हो कॉपरेशन से चलती है, तो अंग्रेजों की गवर्नमेंट को अब कॉपरेशन देना बंद करना था। बट ये मूवमेंट जो है लिमिटेड रहता, क्योंकि इस टाइम तक गांधी जी उतने फेमस नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? इसको बढ़ाने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ दिया। ना अब खिलाफत मूवमेंट कहां से आया? 1918 में वॉर ओवर हुई थी। वॉर ओवर होने पे जो एक्सेस पावर थी उनमें से एक था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एम्पायर था, बेसिकली मुस्लिम्स का एम्पायर था। और मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में यूरोप के अंदर लाइक वहां पर बहुत सारे ऐसे धर्म युद्ध हो चुके हैं, क्रूसेड्स हो चुके थे, ठीक है, जेरूसलम को लेके, इजरायली लैंड को लेके। तो मुस्लिम्स की तरफ से जब भी अटैक ऑर्गेनाइज किया जाता था तो वो एक लीडर के अंतर्गत किया जाता था। उस लीडर का नाम था खलीफा, जो एक स्पिरिचुअल लीडर होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब है उसके पास रिलीजन का पावर है, रिलीजन को बेस बना के वो लोगों को ऑर्डर देता है कि नाउ इट्स द टाइम वी कैप्चर जेरूसलम, तो अपने आप को धर्म के ऊपर कुर्बान कर दो, चलो जेरूसलम को वापस जीत के लाए। नाउ अब एक इतनी बड़ी वॉर में ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से हार चुका था। नाउ ऑटोमन एम्पायर वाज द सिंगल लीडर ऑफ इस्लाम एट दैट मोमेंट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जड़ ही खत्म कर दी जाए ताकि दोबारा ऐसी कोई क्रूसेड ना हो, कोई धर्म युद्ध ना हो। तो उन्होंने खलीफा नाम की पोस्ट को ही खत्म करने का एक प्रपोजल दिया कि अब हम बहुत ज्यादा ऐसे टैक्सेस या रिवरेशन वगैरह लगा देंगे अगर आपने खलीफा पोस्ट खत्म ना की तो। अब इस प्रपोजल को सुन के पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम लोग जो हैं वो भड़क गए कि हमारे लीडर की पोस्ट को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? यू कैन नॉट टच रिलीजियस मैटर्स। आप वॉर जीते हैं तो पॉलिटिकल पावर्स वगैरह है उसमें डील कीजिए, आप रिलीजन में क्यों घुस रहे हैं? इसी तरह का एक मूवमेंट जो इस प्रपोजल के अगेंस्ट था वो था खिलाफत मूवमेंट। नाउ ये खलीफा से भी बना है क्योंकि खलीफा इज द नेम ऑफ द स्पिरिचुअल पोस्ट, और ये खिलाफ वर्ड से भी बना है, खिलाफ मींस अगेंस्ट। नाउ खिलाफत मूवमेंट वाज अगेंस्ट द अबॉलिशन ऑफ खलीफा द पोस्ट, ठीक है। इंडिया में ये चल रही थी, इसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स वो तीन सिंगर्स नहीं है जो अभी के लिए फेमस है। अली ब्रदर्स उस टाइम पे थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दो भाइयों की जोड़ी थी। गांधी जी टॉक टू देम एंड आस्क्ड देम टू जॉइन दीज मूवमेंट्स। इसमें क्या होगा कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा दिखाई देगा और इसका असर भी ज्यादा होगा और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी एक बहुत बड़ा सिंबल बनके जो प्रोटेस्ट है वो उभरेगा। नाउ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। सबसे पहले लोगों ने जॉब छोड़नी शुरू की जो गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे अंग्रेजों के अंडर थी क्योंकि गवर्नमेंट ही अंग्रेजों की थी। तो जो टीचर्स थे, जो हेडमास्टर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। जो लॉयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स खरीदने बंद कर दिए। थर्ड पॉइंट, असेंबली इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। जो इंडियंस थे उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में लड़ना बंद कर दिया ना। उस टाइम पे इलेक्शंस होते थे, असेंबली इलेक्शंस, उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का राइट था, बट उनके पास पावर्स नहीं थी। जो
सुप्रीम लीडर होगा, जो वॉइस रॉय होगा, वो हमेशा अंग्रेजी रहेगा। तो इस बात के खिलाफ जो लोकल असेंबली इलेक्शंस थे उसको बायकॉट किया। ये था थर्ड पॉइंट। लोगों ने लिकर शॉप्स और बाकी की जो फॉरेन गुड्स की शॉप्स थी उसे पिकेट करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिकेटिंग? पिकेटिंग इज सिटिंग ऑन द डोर और द एंट्रेंस सो दैट यू कैन प्रिवेंट पीपल टू एंटर। तो जो औरतें थी उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लिकर शॉप्स को पिकेट करना शुरू किया, फॉरेन गुड्स की जितनी शॉप थी उनको पिकेट करना शुरू किया, यानी कि उनकी एंट्रेंस के आगे बैठ गए डंडा वंडा लेके कि हाँ कोई आएगा तो पिट के जाएगा, जाने ही नहीं देंगे किसी को, ठीक है। फाइनल जो था वो इतना बड़ा इंपैक्ट था फॉरेन गुड्स के ऊपर कि 1921 में 102 करोड़, उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था, 102 करोड़ का इंपोर्ट जो होता था पूरे साल में वो घट के 57 करोड़ का रह गया 1922 में। नाउ ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। इतना बड़ा इंपैक्ट कि पूरा इकोनॉमी उनकी आधी रह गई। लाइक इतना बड़ा झटका ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं नहीं लगा होगा जितना यहां लगा। ये सब तो सिटीज में हो रहा था, क्योंकि सिटीज में इंफॉर्मेशन पहुंचाना आसान है। सिटीज का एरिया छोटा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, वर्ड टू वर्ड इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन पे होते हैं, तो उनके पास रेडियो भी होता था, न्यूज़पेपर पढ़ने लिखने वाले लोग, लिटरेट लोग भी थे। विलेजेस में क्या हो रहा था? विलेजेस में अगर हम बात करें अवध की, नाउ अवध इज अ एरिया इन यूपी, अभी प्रेजेंट टाइम यूपी के अंदर का एक एरिया जिसे अवध कहते थे उस टाइम पे। अवध में एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था जो बाबा रामचंद्रा नाम से एक सन्यासी लीड कर रहा था। ये सन्यासी फीजी से आया था, लोग इसे फॉलो करते थे और इनका स्ट्रगल बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, इंडियंस के खिलाफ ही था। इंडियंस में कौन लोग? तुलुकदार्स। नाउ तुलुक इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट से छोटी वाली यूनिट, तो उस पूरी यूनिट का मालिक इज तुलुकदार। तो बेसिकली लोकल लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था। लोकल लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि वो गरीब पेजेंट जो थे उनको लोन देकर कुछ टाइम के लिए उन्हें डेट वेब में फंसा लेते थे, जो डेट वो चुका नहीं पाते। डेट वेब में फंसे लोगों से अब वो फ्री में काम करवाते थे, जिसे कहते थे बेगार। नाउ बेगार इज फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी पेमेंट। तो ये याद रखना आपको, क्योंकि 1 मार्कर्स में आती हैं ये चीजें। तो बेगार के अगेंस्ट ये पूरा प्रोटेस्ट बाबा रामचंद्रा लीड कर रहे थे अवध में। ना अब क्या हुआ, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसके ट्रू सेंस में लागू करना है तो रूरल लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो गांधी जी के एक फॉलोअर जवाहरलाल नेहरू अवध में गए, उन्होंने वहां पे औध किसान सभा, OUDH, औध किसान सभा फॉर्म की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एक मेंबर थे, बाबा रामचंद्रा एक मेंबर थे, टू प्रोवाइड अ पॉपुलर लीडरशिप। इसके बाद वहां पर प्रॉपर तरीके से एक प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। पहले जब बाबा रामचंद्रा थे तो नाई धोबी बंद चल रहा था। नाई धोबी बंद की बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो सब हम तुलुकदार्स को नहीं देंगे ना। जैसे नाई एक बेसिक जरूरत है, जैसे अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तो नाई अवेलेबल नहीं है, तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बढ़ जाएगी, है ना, तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अवेलेबल है, उस टाइम पे लोग अपने आप कर भी नहीं सकते थे। धोबी was very important for तुलुकदार, बिकॉज तुलुकदार एक हाई प्रोफाइल फैमिली है, वो अपने कपड़े खुद नहीं धोते थे, ठीक है। सो नाई धोबी बंद और इस तरह की लाइक पेटी थिंग्स दे वर डूइंग। बट नाउ एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें की गई ताकि तुलुकदार को भी और अंग्रेजों को भी पता चल जाए कि नाउ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। बट हाँ, ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंट नहीं था। इसमें बहुत सारे तुलुकदार के हाउसेस पे अटैक किया गया, बाजार लूट लिए गए और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई। बट बहुत ज्यादा बड़ी घटना ये नहीं थी। बहुत ज्यादा बड़ी घटना हुई 1922 में, जब चौरा चौरी नाम की एक जगह जो यूपी के ही बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है, अभी वाला यूपी के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। उस पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए। नाउ दिस वाज अ ह्यूज वायलेंट इंसिडेंट। इससे दुखी होकर गांधी जी ने पूरा प्रोटेस्ट वापस ले लिया।
ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो समवट सेम बट समवट डिफरेंट थी। ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा था, इसका कुछ आइडिया आपको 9th की बुक से लेना पड़ेगा, जिसमें फॉरेस्ट नाम का एक चैप्टर था। अंग्रेजों ने बहुत सारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिए थे और ट्राइबल लोग जो उन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे उन्हें बाहर निकाल दिया था। और इफ दे वांटेड टू लिव इन द सेम फॉरेस्ट दे वर लिविंग फॉर सो मेनी इयर्स, दे हैव टू गिव देयर फ्री लेबर टू द ब्रिटिशर्स। ये भी एक तरह का बेगार ही होता है। तो एक तरह से वो लोग डायरेक्टली अंग्रेजों के लिए बेगार कर रहे थे। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में जो ट्राइबल लोग रहते थे वो एक मिलिटेंट वॉर पे उतर आए थे अंग्रेजों के खिलाफ। नाउ दिस वॉर, गोरिल्ला वॉर कहते हैं इसे, गोरिल्ला टैक्टिक्स के होता है, इसमें क्या होता है आप मारते हैं फिर छुप जाते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब आए, कब मारा, कब निकल लिए और कहां निकल लिए। सो उस टाइम पे गोरिल्ला वॉरफेयर की ये टेक्निक है, ये लीड कर रहा था अलूरी सीतारमन राजू। नाउ अलूरी सीतारमन राजू खुद को एक इनकारनेशन ऑफ गॉड बताता था, गांधी जी से सहमत था, स्वराज का आइडिया अच्छा लगता था, बट उसका मानना था कि यस गांधी इज गुड, हिज वेज आर गुड, गांधी इज अ वेरी स्पिरिचुअल सोल, महात्मा टाइप का आदमी है, बट ओनली नॉन वायलेंट वेज विल नॉट गेट अस फ्रीडम। तो वायलेंस करना जरूरी है, ऐसा अलूरी सीतारमन कहता था। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे वॉरफेयर हुए, टैक्टिक्स हुए, लेकिन 1924 में अलूरी सीतारमन पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हो गई। अभी अलूरी सीतारमन राजू वहां पे फोकलोर बना हुआ है, काइंड ऑफ एक ऐसा एक हीरो जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। बट गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज जो था वो इन एरियाज में नहीं पहुंचा था, ना विलेजेस में प्रॉपर तरीके से पहुंचा था, हालांकि नेहरू के आने के बाद कुछ हो गया था वध में, ना इन ट्राइबल लोगों के पास पहुंचा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर प्लांटेशन वर्कर्स पे भी हुआ। नाउ प्लांटेशन वर्कर्स क्या है, देखो अंग्रेज जो थे उन्हें इंडिया से कुछ एक ऐसी चीजें थी जो इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बाकी वो एक्सपोर्ट ही करते थे, बेचते ही थे। कुछ एक एसेंशियल चीजें वो इंपोर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल कॉटन इंपोर्ट करते थे एज अ रॉ मटेरियल, और टी इंपोर्ट करते थे। नाउ टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स। वो चाइना में भी टी उगवाते थे और इंडिया में भी उगाते थे। इंडिया में उन्हें सस्ता पड़ता था टी उगाना, क्यों? क्योंकि 1859 में उन्होंने एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टी गार्डन्स में जो प्लांटर्स हैं दे आर नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन अंटिल दे हैव बीन गिवन परमिशंस, और परमिशंस कभी नहीं मिलती थी। तो इन लोगों के लिए अपना गार्डन छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी इम्पॉसिबल था, एक लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नाउ ये लोग अपना विलेजेस वगैरह छोड़ के इस आसाम के एरिया में आकर प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे। ऑब्वियसली सबका दिल करता है घर जाने को, ठीक है। तो जब इन्होंने सुना कि नाउ गांधी जी हैज लॉन्च्ड अ सत्याग्रह, they decided to mobilize and go back to their town because they thought that Gandhi Raj has come and Gandhi will provide them land in their own villages, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि मजबूरी के कारण ही वो यहाँ पे आए थे। मजबूरी ये थी कि उनके पास काम करने को नहीं है। अगर उन्हें अपने विलेजेस में ही लैंड मिल जाएगा तो उन्हें बाहर ये प्लांटेशन वर्कर्स या किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना खाएंगे, अपना पकाएंगे, वैसा वाला सीन। सो ये अफवाह देखिए हर जगह पर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी डिस्टॉर्ट होकर पहुंचती है। दे थॉट कि गांधी राज हैज कम एंड गांधी विल गिव अस लैंड इन आवर ओन विलेजेस। तो उन सब ने मिलके क्या किया, प्लांट छोड़ दिए, जो गार्डन थे वो छोड़ दिए, ट्रेन पकड़ी अपने अपने गांव के लिए। हालांकि दे वर कैप्चर्ड इन द मिड वे, बीटन अप ब्रूटली एंड थ्रोन बैक टू देयर गार्डन्स। बट आपको यह समझना है कि देखिए अब तीन तरह के लोगों के बारे में मैंने बताया टाउन्स के अलावा। टाउन्स में कैसा रिएक्शन था इस पे क्वेश्चन आता है। 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। विलेजेस में कैसा रिएक्शन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, तो अवध किसान सभा, नाई धोबी बंद, नेहरू के साथ जो बाबा रामचंद्रा की जो पार्टनरशिप थी वो, और वो बाजार लूटना एंड अटैक करना, इस तरह के कुछ 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यह इसमें आएगा। और ट्राइबल एरियाज में कैसा था तो आप बताएंगे अलूरी सीतारमन राजू, गोरिल्ला टैक्टिक्स, ही वाज कैप्चर्ड, मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, ये 3 पॉइंट्स बताएंगे। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आप बताएंगे 1859 का इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन, दे थॉट गांधी राज हैज कम, दे विल गेट लैंड इन देयर ओन होम्स, दे लेफ्ट द गार्डन बाय कैप्चरिंग अ ट्रेन, boarding a train,
एंड दे वर बीटन अप एंड थ्रोन बैक टू द गार्डन। 5 पॉइंट्स। 4 क्वेश्चन आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड कि हर जगह पे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी। टाउन्स में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, इफेक्ट क्या हुए, ये क्वेश्चन आता है। विलेजेस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ट्राइबल एरियाज में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग थी। 4 क्वेश्चन, चारों के प्रॉपर पॉइंट्स आपके पास हैं अब। बट ये पूरा स्ट्रगल रोक दिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया। इसके रीजन क्या थे, इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है। व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट? First point, in 1922, Chora Chori incident happened. Gandhi felt that the movement is becoming violent, so he called off the movement. Second reason, many of the Congress leaders thought that the movement is going nowhere and we need to do something. They were tired of protesting and marching. Third reason, many of the leaders thought that just outside protest is not enough. They need to participate in assembly election and protest from within the parliament. ये 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन एंड 3 पॉइंट्स का इसका आंसर। नाउ गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट जो है वो कॉलिंग ऑफ हो चुका है, मूवमेंट खत्म हो चुका है। अब जाके उनके बीच में डिस्कशंस चालू हुए। डिस्कशंस में बहुत चीजें हुई। फॉर एग्जांपल, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन्होंने एक न्यू पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। इसकी वजह से कांग्रेस को भी असेंबली इलेक्शंस में आना पड़ा। अब कांग्रेस के अंदर ही डिवीजन चल पड़ा है। लाइक कुछ रेडिकल ग्रुप थे, कुछ लाइक नॉर्मल थोड़ा गरम दर नरम दल ऐसा स्टार्ट हो गया। रेडिकल लोगों में यानी कि जो बहुत अग्रेसिव लोग थे उनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नए लोग थे जो अभी जवान थे, ठीक है, दे वर यंग लीडर्स, तो उन्हें मोर अग्रेसिव अप्रोच चाहिए थी। और ब्रिटेन में भी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, इंडिया में और चीजें हो रही थी। फॉर एग्जांपल 1926 में डिप्रेशन आया, 1936 में द ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से प्राइजेस इंडिया में बहुत कोलैप्स हो गए, तो बड़ी सारी न्यू सिचुएशंस आई। ब्रिटेन में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, टोरी गवर्नमेंट आई, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक कमीशन फॉर्म किया जो इंडिया जाकर जो अभी तक के मूवमेंट चल रहे हैं उनका रीजन चेक करेगी। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी। तो इंडिया में आया साइमन कमीशन। जो कमीशन था इसको लीड कर रहे थे सर साइमन, तो साइमन कमीशन इंडिया आया, इसका भी प्रोटेस्ट चालू होना है, ठीक है। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफर की गई कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस इज कि आप अपने लेवल पे गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म कर सकते हो, बट यू नीड टू बी आंसरेबल टू इंग्लिश गवर्नमेंट। बट इंडिया को यह चीज मंजूर नहीं थी। तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसका प्रोटेस्ट हो रहा था। किस वजह से हो रहा था? बिकॉज इट वॉज फॉर्म टू डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइक उस टाइम पे भी इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, बट जो अंग्रेजों ने फॉर्म किया था, हमारा वाला नहीं। तो दे केम टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दिस वॉज अ ड्रॉबैक। तो इंडियंस ने बहुत प्रोटेस्ट किया, साइमन गो बैक के स्लोगन्स के साथ उनका वेलकम किया। 1929 में उन्होंने ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस। तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस डिसाइडेड कि नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस, वी नीड पूर्ण स्वराज। Now this was decided on December 29 session। 26 जनवरी 1930 को they declared India a स्वराज, ठीक है। they declared their agenda of पूर्ण स्वराज and they declared India independent। Now this date is important because due to this date we delayed the launching of our constitution for almost 2 months। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में बनकर तैयार था, बट इन ऑर्डर टू मेमोराइज दिस डेट 26 जनवरी, हमने 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। सो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, बट वी नीड टू मूव ऑन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए इतनी चीजें ही अगर आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाए तो ये बहुत अच्छा हुआ। आफ्टर दिस वीडियो here are some dates which are very important।